हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यस गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग घटनासार की मार्केट में उपलब्ध जो करंट अफेयर्स है, मैक्सिमम पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। 5 पार्ट्स आपको प्रॉपर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है और आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं। अब उसी क्रम में आज ये 6वां पार्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन इसमें कवर किया गया है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन कवर किया गया है। इसके बाद एक पार्ट मात्र और आएगा, उसमें उत्तर प्रदेश का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स डिटेल में और वन लाइनर, ठीक है? ये उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में भी आपका कंप्लीट डिटेल में हुआ है और वन लाइनर जितने भी थे इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके पहले वाले भी सीरीज में ऐसे ही हम लोग कर रहे थे कि पहले डिटेल वाले को कवर किए, फिर जो शुरुआत में दिया रहता वन लाइनर उसको भी हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब बहुत लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ वन लाइनर ही बना दिया है वीडियो। तो ये बताइए कि सिर्फ वन लाइनर के पढ़ने से तो संभव नहीं है और वो समझ में भी नहीं आएगा, रटने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक बार डिटेल वाला पढ़ लिए, उसके बाद जाकर के अगर आप वन लाइनर भी इसी के साथ साथ हमारा जो बनाया उसी में लास्ट में दे दिया हूँ, इसीलिए पढ़ने का सही तरीका भी यही है। तब उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे पार्ट्स अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी का भी कल मैंने टेस्ट सीरीज बनाया था, जो घटना चक्र का मार्केट में किताब है उसमें 10 टेस्ट सीरीज है, जीएस का 10 हिंदी का है। तो पहले हमने 3 कल टेस्ट सीरीज हिंदी का बनाया है। जब हिंदी का खत्म हो जाएगा कंप्लीट, करीब-करीब 3 वीडियो में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है? उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उसमें जीएस का जो पार्ट है उसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे अभी बना रहे हैं वैसे उसको भी बना देंगे। आप लोग उसको प्रॉपर देखते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और डिटेल भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। हाय, दिस इज़ अजेश कुमार पटेल, 6th ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अनअकैडमी एंड एग्जाम प्लस के एजुकेटर हैं हम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्वालिफाइड रिटन एग्जाम हमारे द्वारा यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ दोनों को क्वालिफाई किया गया है। तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम है। और यहाँ पर देखिए पीडीएफ पाने के लिए आपको मैंने बताया कि आपको ये टेलीग्राम लिंक क्या करना है, ज्वाइन करना है। तभी आपको जो है इसका जो प्रॉपर फुल बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं तब समस्या बनी रहेगी। तो एक बार पीडीएफ को भी पढ़ लेंगे तो सारी समस्या क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक तो करना ही है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सबको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको इस पर मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो आर्थिक घटनाओं का देखिए लिखा भी है, आर्थिक घटनाओं की अर्थवार्षिकी है ये। थोड़ा हमने बड़ा कर दिया ताकि आपको फुल स्क्रीन पर अच्छे से दिखे मोबाइल में देखने वालों के लिए। तो आइए, पहला है इसमें कि पशुपालन जो सांख्यिकी रिपोर्ट आई है वो लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर, कब, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। पशुपालन सांख्यिकीय जो डाटा है 2023 वो जारी कर दिया गया है। इसमें क्या क्या लिया गया है, देखिए दूध के बारे में, अंडा के बारे में, मांस के बारे में और ऊन के उत्पादन के बारे में 2022-23 का अनुमान दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर जो जो पॉइंट मैंने निशान लगाया उसको आप पढ़िएगा। जहाँ स्टार लगाएंगे इसका मतलब वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। कह रहा है कि भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन कितना था, 230.58 मिलियन टन था। इसका मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 250, मतलब 230 या 230.50, या आप मोटा मोटी कितना रख लेंगे कि 230, इतना नजदीकी आंकड़ा नहीं देता है। अगर आपको याद ना हो सके तो 230 भी आप याद रखेंगे तब भी काम बन जाएगा। जो कि पिछले 5 वर्षों से करीब करीब 28.81% की वृद्धि दर की गई है। तो ये वाला आंकड़ा याद था, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पे पूछा सकता है कि हाल ही के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। तो जो भी हाल ही में आंकड़े रिपोर्ट जारी किए गए हैं केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री के द्वारा, उसमें दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है। तो उसमें कौन है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान। 3 आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, ये डाटा परसेंटेज वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। 2022-23 के दौरान कुल अंडा उत्पादक पूछा है कितना बिलियन, तो बस इतना याद रख लेना कि लगभग लगभग 140 बिलियन के आसपास क्या है होने का अनुमान है। पूछा नहीं जाता है, यहां से देखो पूछा सकता है कि कुल अंडा उत्पादन में हिस्सेदारी किसका है, तो आंध्र प्रदेश का, मतलब दक्षिण भारत के जो राज्य है उनका अंडा में जो है ज्यादा योगदान है। उसके बाद तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है लेकिन उसका स्थान तीसरा है। दूसरा किसका है, तमिलनाडु का। तो इसको आप रख लीजिएगा। मांस के बारे में देखो,
मांस का उत्पादन कितना हुआ है? तो 9.77 मिलियन टन। याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हो तो और बढ़िया है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जनरली पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने आपको दे दिए हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि सर ने दिया नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बस 1 मिनट रुकिए, थोड़ा चेक कर ले सब कुछ प्रॉपर आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अनुमान की तुलना में ये अब कुल उत्पादन में 12.5% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मांस उत्पादक राज्य। देखो यहाँ स्टार बनाया ना, जहां स्टार बनाया उसको जरूर याद रखिएगा, ये पूछा सकता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर किसका? पश्चिम बंगाल। और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। ये तीनों आंकड़ों को याद रखिएगा। फिर देखो कुल ऊन के उत्पादन में आ रहा है कि करीब करीब 33.5 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है 2022-23 में। ठीक है, अच्छा यह पूछा जा सकता है, क्यों पूछा सकता है? क्योंकि इस बार विगत 5 वर्षों में करीब करीब 17% के आसपास क्या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में विषय रहा, इसको ध्यान रखना है। कितना है? मोटा मोटी याद रखना कि 33.5% की 33.5 मिलियन किलोग्राम जो है उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। सबसे बड़ा उत्पादक ऊन कौन सा राज्य है? तो राजस्थान, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे गुजरात। तीनों को याद रख लेना। एक टॉपिक खत्म हो गया अच्छे से। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट आई है। प्रवासन मतलब माइग्रेशन, जो हमारे यहाँ से लोग दूसरी जगह जाते हैं, रहते हैं, वहां से पैसा बेचते हैं, तो उनसे कितनी कमाई होती है, इन सबों के बारे में बात होती है। आ जाइए, 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक की प्रकाशन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस वर्ष भी ध्यान रखना, भारत प्रवासियों से प्राप्ति के मामले में शीर्ष बना। इसका मतलब इसके पहले भी क्या था? शीर्ष पर ही था। यह आंकड़ा कई बार पूछ लेता है कि कितना अरब डॉलर भारत में भेजी गई, तो 125 अरब डॉलर की राशि भारत में भेजी गई। पहले स्थान पर ध्यान रखना, चीन पहले स्थान पर नहीं है, चीन का स्थान तो तीसरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रवासी द्वारा भारत भेजी जाने वाली राशि की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और यह करीब करीब 7.2% के आसपास क्या है? वृद्धि हुई है। यह याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप याद रखना। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको है। और तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। इसको भी आप लोग याद रखें। जितना बताया जा रहा सिर्फ उतना याद रखा। बकिया इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप पढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, जितना मन हो उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। यूरोपीय रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में वो सब कहानी बता रहा है कि कहां से। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा धन कहां से भेजा गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज्यादा धन कहां? भारत में भेजा गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस देश से स्रोत भारत में सबसे ज्यादा आया आपका, तो आप बता देना यूएसए से। बाकी ये सब आपके काम का आंकड़ा नहीं था, इसलिए छोड़ दिया गया। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। ठीक है, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यह पूछ लिया जाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी हुई है। मेकिंग अवर फ्यूचर, इसका शीर्षक है न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। याद रखना महत्वपूर्ण था। कह रहा है कि यूएनडीपी की यह रिपोर्ट देश में दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ असमानता एवं व्यापक व्यवधानों का चित्रण करती है। इसमें क्या बताया गया है? भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले देश, शीर्ष देशों के रूप में क्या है? उभरा है। उच्च आय मतलब कि भारत में उच्च आय जो है, जो कुछ अमीरों के पास थी वो तो और बढ़ी है, लेकिन साथ साथ धन असमानता भी बढ़ी है। मतलब कि कुछ परसेंट लोगों के पास ही ज्यादा धन है, बकिया लोगों के पास धन नहीं है या बहुत कम है। अब आ जाइए, रिपोर्ट के अनुसार ये सब चीजें हैं। प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि हुई है, जबकि $442 से बढ़कर के कितना हो गया है? सोच लो कि 2389, अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा हूं, 2389 $2389 हो गई। कितना? इसके पहले $482 से कितना ज्यादा उछाल देखने को मिला है, इसको आप लोग ध्यान रखना। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कह रहा इस वृद्धि ने सबसे बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता की जाल से तो बाहर निकाला है, तथा जनसंख्या के बड़े भाग के रहन स्तर में सुधार भी होगा। निश्चित रूप से उतना डॉलर बढ़ेगा। इसके साथ ही देश में निर्धनता अनुपात $2.15 जो प्रतिदिन की आय की दृष्टि से 2004 से 2019 के बीच अगर देखेंगे तो 40% से घट गया है। कितना रह गया है? मात्र 10% ही रह गया है। मतलब निर्धनता घटी है मिला जुला करके। बच्चा आपको ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं थी, बस जितना हमने बताया उसको उधर याद रख लेना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष भी बना अचीवर प्रदेश। यह महत्वपूर्ण है, देखिए डबल स्टार भी लगाया गया है। लीड्स 2023 की सर्वे रिपोर्ट आई है,
इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे बार भी, इसका मतलब पहले भी दूसरे पहले वर्ष भी क्या था, अचीवर्स प्रदेश में था, इस बार भी अचीवर प्रदेश में आई है। देखो दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे रिपोर्ट 2023 में यूपी लगातार दूसरे साल, इसका मतलब इसके पहले मैंने बताया कि इसके पहले भी अचीवर्स में ही था, लगातार दूसरे साल प्रदेश की सूची में शामिल किया गया। कहां गया भाई, एक मिनट रुको, हाँ अचीवर्स के प्रदेश में शामिल किया, ठीक है। रिपोर्ट में यूपी के देखो कई कैटेगरी में बनाया गया है, एक तो जैसे पूर्वोत्तर का राज्य अलग कर दिया गया है, एक जो तटीय वाले राज्य उनको अलग कर दिया गया है, एक लैंड लॉक वाले अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित वालों को अलग कर दिया गया है। ऐसे तमाम तरह के जो है 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें देखो यहाँ लिखा भी है, एक कोस्टल मतलब तटीय वाले, एक लैंड लॉक वाले। लैंड लॉक क्या होता है, ऐसा राज्य जिसके चारों तरफ कोई ना कोई राज्य हो, मतलब कि इनकी जो स्थल सीमा है जल से न लगती हो, चारों तरफ से इनकी बाउंड्री कवर हो, तो उसी में उत्तर प्रदेश भी आता है। अब देखो एक है नॉर्थ ईस्ट में और एक है केंद्र शासित वाले में, तो वही बता रहा था कि 4 कैटेगरी में किया गया है। तो ये कह रहा कि यूपी किस कैटेगरी में आएगा, तो लैंडलॉक वाले में, तो ये कह रहा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है, यह भी याद रख लेना। उसके बाद देखो टोटल 36 राज्यों को लिया गया, क्योंकि 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसमें 4 राज्यों को ये हमने बता ही दिया। उसके बाद कह रहा है कि रिपोर्ट में कोस्टल श्रेणी में, अब देखो अलग अलग श्रेणी में आएगा, तो कोस्टल श्रेणी में किसको कह रहा है कि आंध्र प्रदेश को अचीवर्स घोषित किया गया। लैंडलॉक में पूछे तो उत्तर प्रदेश हो गया। अगर कह रहा है कि लैंडलॉक तो यूपी दिखाई रहा है। उसके बाद कह रहा है नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे पूर्वोत्तर में तो असम हो जाएगा, जबकि संघ शासित में बात करेंगे तो चंडीगढ़ हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण था, चारों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण, ठीक है। ये क्या है, रबी मौसम 2023-24 के लिए क्या है, 31 मार्च 2024 के दौरान सभी फॉस्फेटिक एवं पोटास उर्वरक किसानों को आसानी से रियायती दर पर क्या किया गया है, उपलब्ध कराने के लिए, थोड़ा सा इधर कर दे तो आप लोग को दिखेगा अच्छे से। चलिए, इन उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को क्या कर दी गई है, मंजूरी कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने 26 अक्टूबर को जो है वो कर दिया है। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और सल्फर है। ये 4 पोषक तत्व, इन चारों पोषक को नाम रखना कि किस पर सब्सिडी दी गई है, इन चारों का नाम पूछा सकता है, इन्हीं चारों को नोट करना। कितना कितना दी गई है नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन कौन कौन से जो है किस किस पर सब्सिडी दी गई है उर्वरक पर, यह जरूर याद रखना कि इन उर्वरकों पर सब्सिडी दी गई है, बस। नेक्स्ट चलते हैं, FATF की समीक्षा। आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। अब यह रिपोर्ट आई है, इसकी समीक्षा रिपोर्ट कब आई, 27 अक्टूबर को। कह रहा है कि इसमें अपनी समीक्षा में क्या किया है, केमैन आइसलैंड को, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बानिया को क्या किया है, अपने ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा कर दी है। लेकिन 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 बुल्गारिया को क्या किया है, लिस्ट में शामिल किया गया। और यही पूछा जाएगा कि ग्रे लिस्ट में FATF के जारी ताजा आंकड़े की रैंकिंग में किस देश को उसमें ग्रे लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, किन देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, तो आइसलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। बहुत महत्वपूर्ण था, स्टार भी लगा, ध्यान रखिए। इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाती है जब तक कि उनके नियामक ढांचे व्यापक कमियों तमाम तरह के समाधान नहीं हो जाता है, ठीक है। या फिर TF की ब्लैक लिस्ट में इसमें कौन कौन है, पाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना, उत्तर कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। 3 देश जो है इसके ब्लैक लिस्ट के सूची में है, ठीक है। आ जाइए, हाँ, FATF वैश्विक नेटवर्क 200 से अधिक न्याय क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों ने पेरिस में FATF के मुख्यालय, तो ये बस इसलिए मैंने निशान लगा दिया है ताकि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि FATF का मुख्यालय कहाँ है, तो आप धड़ल्ले में मारिएगा क्या, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। कौन उसके कैप्टन है, इमैनुअल मैक्रों। कैप्टन मतलब कि स्टेट का, ठीक है। चलिए, ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा शहर और दमिश्क दुनिया का सबसे सस्ता शहर, यह भी आंकड़ा जारी हुआ है, नोट कर लेना। सीधा सीधा पूछा जाता है कि विश्व में कौन सा देश सबसे महंगा है, कौन सा देश सबसे सस्ता है, तो अगर आप लोग को जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, ज्यूरिख में जाएंगे, न कि दमिश्क में, क्योंकि सस्ता के साथ साथ यहाँ खतरा भी बढ़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं, सीरिया की राजधानी है। चलिए, दिसंबर 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की
वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें सिंगापुर क्या है, सिंगापुर और ज्यूरिख के महंगाई के मामले में एक साथ है। तो पहले नंबर पर सिंगापुर को रखा गया है और दूसरे मतलब कि दोनों को सेम रैंकिंग प्रदान हुई है। नंबरिंग जो दिया था, जैसे मान लो 2 नंबर अगर मान लो मिल रहा है, 2 नंबर इसको भी 2 नंबर इसको भी, तो ये कहा एक साथ शीर्ष पर रखा गया, किसको, सिंगापुर को और ज्यूरिख को। ठीक है। 2022 स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार छलांग मार के तो देख ही रहे हैं आप। देखो वही हमने बताया कि सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों रैंक के हिसाब से देखोगे तो देखो दोनों को रैंक 1 रैंक 2 दिया गया, लेकिन अगर अपने क्रम में चलोगे तो 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन स्कोर क्या है 104 इसका भी 104 इसका भी, इसलिए दोनों को सेम रैंक प्रदान किया गया। समझ गए होंगे। न्यूयॉर्क को कौन सा रैंक मिला है, तो न्यूयॉर्क को देखो तीसरा रैंक मिलेगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और इसको तीसरा नंबर दिया गया है, और 100 नंबर इसको भी 100 नंबर इसको भी, इसको क्या, इसको कौन सा नंबर मिल गया, तो इसको मिल गया न्यूयॉर्क और जिनेवा को तीसरा। ये बात नोट कर लेना, बाकी यही पूछा जाता है, इसी को पूछने जाने की संभावना भी रहती है, इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए, जितना पर निशान लगाया गया है उसको जरूर याद रखना, बाकी आप स्वतंत्र हो अपने से पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जितना ये बताया जा रहा है इसको आप जरूर पढ़ लेना, बस मैं यही कह रहा हूँ। रैंकिंग में शामिल होने दुनिया के 5 सबसे सस्ते शहर कौन है, तो 5 नहीं याद रखना, सिर्फ दमिश्क को याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब आते हैं भारत वाले में, जो EIU की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सस्ता कौन है, तो अहमदाबाद 166वीं रैंक इसको मिली है, और चेन्नई को कितनी मिली है, 163वीं, मतलब किससे ऊपर है चेन्नई, तो सबसे सस्ता ही पूछा सकता है, तो अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। और सबसे महंगा, भारत का सबसे महंगा शहर कौन है, तो मुंबई को 150वीं रैंकिंग मिली है, जबकि दिल्ली को कितना 159वीं रैंकिंग मिली है। सोचो इतना ज्यादा रैंकिंग तभी मिली है, मतलब फिर भी भारत के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे महंगा शहर कौन हो गया, मुंबई। तो देखो मुंबई सबसे महंगा शहर हो गया, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली हो गया, तीसरे नंबर पे बेंगलुरु हो गया। उम्मीद करते हैं कि जो समझाने का प्रयास करें आपको बेहतर समझ में आ रहा हो। कराने के लिए सीरीज बहुत लोग करा रहे हैं, ये नोट कर लेना, लेकिन बस पढ़ रहे हैं, उस चीजों को पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसमें कौन सा छोड़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी जानना आपको जरूरी होती है। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां पर बनी है, बोलीविया में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसोटॉम ने बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से कितना 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत उल्का में एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत क्या स्थापित करने का रिकॉर्ड बना दिया है, और अब यह विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु सुविधा बन गई है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था। कहां पूछा जाएगा, बोलीविया में। बोलीविया कहां है, दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक, किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। चलिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये लिथियम उद्योग के लिए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, देखो 3 स्टार लगाया गया है। रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों इरकान और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण था। रेल मंत्रालय के तहत इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON को और इसको राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें नंबर पे और 16वें नंबर का नवरत्न, क्योंकि इसके पहले 14 दर्जा दिया जा चुका था, तो 15वें नंबर पे इरकान को, 16वें नंबर पे राइट्स का दर्जा दे दिया गया। मतलब टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई, 16। ये आप देख लीजिएगा। राइट्स लिमिटेड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इरकान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपने शुरू में पढ़ ही लिया कि दोनों रेलवे से संबंधित थे, रेलवे के निर्माण कार्यों में संचालन कर रहे वो भी उसी से संबंधित है, उसमें कोई बहुत विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आ जाइए, ये सब वही बातें कही जा रही थी। भारत में 16 स्थायी नवरत्न PSU हो गए, कौन कौन, अभी हमने बताया कि जब 2 शामिल कर दिए 16। अब थोड़ा सा उनका लिस्ट भी देख लीजिए, कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन सा एक नवरत्न कंपनी नहीं है, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवेली लिंकलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसे NMDC को कहते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, और रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, कई बार यह भी दे देता है इंग्लिश नाम, यह भी याद रखना, ONGC विदेश लिमिटेड ONGC VL, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF, इरकॉन अभी शामिल हुआ है 15वें नंबर पे, राइट्स लिमिटेड हमने बता ही दिया कि दोनों रेलवे विभाग से संबंधित है, उन्हीं के पार्ट्स उन्हीं के जो है संचालन में योगदान देते हैं। बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक
संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी हो गया है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या हुआ है, जारी हो चुका है, यह बात ध्यान रखना। अच्छा, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक कौन है, डेरेन टैग द्वारा नवंबर 2023 में जारी कर दिया गया है। क्या, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन के द्वारा। अब कह रहा है कि यहाँ पर 3.46 मिलियन पेटेंट क्या कर दिए गए हैं, आवेदन जमा किए गए हैं इस बार, ठीक है, जो लगातार तीसरे बार वृद्धि। आपको ध्यान रखना है, मेन क्या था यहाँ पर, याद ये रखना है कि इस पेटेंट में बढ़ोतरी में योगदान देने वाले 30 देश कौन है, चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, इन सबों का पेटेंट सबसे ज्यादा गया है। भारत का तो बहुत कम नंबर है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पेटेंट किसने कराया, तो अमेरिका ने। पेटेंट क्या होता है, ये किस लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो पेटेंट क्या होता है बता रहा हूं। देखो, जैसे कि मान लो कि आपने एक दवा का निर्माण किया, आविष्कार किया, ये शीशी है, ठीक है, आपने इसमें क्या किया, एक दवा का निर्माण किया, खुद आपने बनाई, तमाम तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया, और यह जो दवा है, मान लो मलेरिया के रोग में उपचार कर रहा है, मलेरिया के रोग में उपचार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस दवा को आप बेचेंगे, बहुत मेहनत से आपने बनाया इसको, तो आपका अधिकार इस पर पूरी तरह से होना चाहिए कि हम ही इसको जितना चाहे उतना सेल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। किसी को पेटेंट कराना पड़ता है, इसको पेटेंट कराने की संस्था है, वही संस्था क्या करती है, इसको पेटेंट करती है। अब ये नाप के नाम से पेटेंट कर देगी, तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। आप एक तरह से सिंपल भाषा में समझ लो, तो आपका इसका कोई और चुरा नहीं सकता, इसके फार्मूला को लेकर कोई और नहीं बना सकता है। तब आप इसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से बेच के मार्केटिंग करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखो, यही कह रहा है कि लेकिन चीन पेटेंट आवेदनों में 2021 से इतना घट गया, ठीक है। यहाँ देखो, भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदन में कितना, 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, भारत में 31.6% की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको और सब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, बस हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। कह रहा है कि नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ, यह भी पूछा सकता है कितने यूनिकॉर्न हो गए भारत में, कंपनी के साथ वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। महत्वपूर्ण था, इसको याद रख लेना। इसका कुल मूल्यांकन कितना है, लगभग लगभग 196 बिलियन है। फिर उसके बाद वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कौन है, बायजूस है, जो 11.50 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 36वें स्थान पर, विश्व के स्थान बात हो रही है। भारत में तो पहले स्थान की हो गई, लेकिन विश्व में 36वें स्थान पर है, ठीक है। दुनिया भर में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, अमेरिका में है, यह भी नोट करना, कितना, 668, ठीक है, ये बात आप नोट करना। चलो भैया आगे चलो। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 472 गीगावाट हो गई है। विद्युत मंत्रालय के आंकड़े आ गए हैं, उसको ध्यान रखना, कितना गीगावाट इसमें उत्पादन हो गई क्षमता, इसको तो नोट कर लेना। वही सब कहानियां लिखा गया है कि 2023 के अंदर विद्युत कुल उत्पादन देखो 4,17,000 इतना मेगावाट, जीवाश्म ईंधन से इतना मेगावाट, जल विद्युत से इतना, नाभिकीय से इतना, सबका अलग अलग आंकड़ा दिया गया है, हमको परसेंटेज याद रखना है। इस प्रकार कुल विद्युत क्षमता कितना, 56.8% भाग किससे, जीवाश्म विद्युत का है। जीवाश्म विद्युत का कितना, मतलब सोच लो, अभी भी भारत में जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, जिसमें भी बहुत प्रमुख क्या है, कोयला। फिर उसके बाद देखो जल विद्युत का कितना है, लगभग लगभग 11%, न्यूक्लियर रिएक्टर का मात्र 1.6%, और नवीकरणीय का 30 पॉइंट। क्यों हम पढ़ा रहे हैं, यह लगाने के लिए देता है कि भारत में किस क्रम में जो ऊर्जा का खपत जो है, संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे कि क्या, जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा, जीवाश्म ईंधन का नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा स्थान पे किसका आ जाएगा, तो कहोगे कि नवीकरणीय स्रोत दूसरे नंबर पे सर आ गया है, नवीकरणीय स्रोत आ जाएगा। अब नवीकरणीय के बाद देखो तीसरे नंबर पे आप कहोगे कि जल विद्युत का आ जाएगा, जल विद्युत आ जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा न्यूक्लियर, मतलब नाभिकीय, नाभिकीय, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है, इसीलिए इसको आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं।
कहाँ गया भाई? हाँ, देखो वही चीज़ यहाँ पर दे भी रहा है। 1 मिनट रुको, देखो ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? थोड़ा-सा देख लेते हैं फिर आपको। हुँ। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट था कि विद्युत उत्पादन में वर्तमान में भारत का जो स्थान है, अमेरिका, चीन और विश्व में क्या है? तीसरा। अमेरिका, चीन के बाद विश्व में तीसरा है। विद्युत उत्पादन की बात हो रहा है, बस इतना नोट कर लेना, आंकड़ा पूछा सकता है। चलिए, उसी चीज़ को है चार्ट में दिया गया है। देखो जीवाश्म ईंधन हमने बता दिया कि पहले स्थान पर, उसमें भी कोयला नंबर 1 पर है। और उसके बाद देखो दूसरे स्थान पर जल विद्युत है। वही सब आंकड़ों को यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पे देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें देख लेना, ये आपको बहुत जरूरत है। चलिए, तीसरे नंबर पे देखो सोलर वाला था, और चौथे नंबर पे न्यूक्लियर, ये चारों ने ऊपर लिख दिया है। इसके आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि जुलाई 2023 में, देखो एक चीज यहाँ नोट करना, जुलाई 2023 में गुजरात के काकरा पार संयंत्र से 700 मेगावाट की एक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने से देश में जो नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? 7480 मेगावाट। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कि इस समय टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर से हम इतना मेगावाट विद्युत उत्पादन कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एलेग एडेलगिविन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची आई है। हुरून की लिस्ट जब भी आती है तो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम दे दिया है, कई बार सिर्फ हुरून ही देता है, तो ध्यान रखना कि हुरून इंडिया परोपकार सूची आई है। परोपकार का मतलब क्या होता है कि अपने धन से ज्यादा जिसके पास रहेगा क्या करता है? दान कर देता है। तो किसने कितना दान किया, वही बात यहाँ कह रहा है कि 2 नवंबर 2023 को एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 आ गई। इसमें एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नाडर और उनके परिवार शीर्ष स्थान पर, सबसे ज्यादा दान करने में। उन्होंने कितना दान किया? 2042 करोड़। ठीक है। विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेमजी ने 1774 करोड़ रुपए दान कर दिया। उसके बाद देखो सबसे कम आयु के परोपकारी कौन इसमें? निखिल कामत। इनका भी नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कि सबसे कम आयु के भारत के इस पर दान करने वाले कौन है? निखिल कामत है। 110 करोड़ रुपए को उन्होंने दान कर दिया। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए, इसके बाद इधर क्या है? फिलोन्थ्रेपीज की संस्थापक जो है रोहिली रोहिली रोहिणी नीलेकड़ी 170 करोड़ रुपए दान के साथ महिलाओं में शीर्ष पर है। अगर महिलाओं में पूछे तो रोहिणी नीलेकड़ी को याद रख लेना। फिलेंथ्रोपीज की संस्थापक है, ठीक है। और 7 महिलाएं हैं टोटल 50 भारतीयों में। तो थोड़ा बहुत ये सब आंकड़े भी याद रख लीजिएगा, बाकी और फालतू मैंने काट ही दिया है। यहाँ पर एक लाइन में शिव नादर पहले स्थान पर, अजीत प्रेमी दूसरे स्थान पर, मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर, कुमार मंगलम बिड़ला चौथे स्थान पर, गौतम अडानी 5वें स्थान पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अभी गौतम अडानी की स्थिति बहुत बुरी थी, डूब रहा था उनका शेयर, और दान भी कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। चलिए, और यह वाला जरूर याद रख लेना, निखिल कामत वाला, क्योंकि सबसे कम उम्र के दानकर्ता इस बार बने। आ जाइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण कितना है? यह भी थोड़ा सा कभी बार आंकड़ा पूछ लेता है, इसलिए हम आपको बताएंगे, आंकड़ा याद रख लीजिए। कह रहा है कि अप्रैल आप कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 2023 में जारी अनुमानों के अनुसार कहा है कि इसमें भारत पर कुल कितने विदेशी ऋण हैं? 629.1 अरब डॉलर का था 2023 के, जून 2023 के अंत तक का ये आंकड़ा है। अब कह रहा है कि जो मार्च 2023 में कितना था? 624 अरब डॉलर था, तो जून में कितना हो गया? थोड़ा सा और बढ़ गया, 629। तो सीधा सीधा अभी जो नया आंकड़ा है, इसका मतलब अभी अभी भारत के ऊपर कितना ऋण है? तो 629 अरब डॉलर का, इसको याद कर लीजिएगा। कुल विदेशी ऋण में 407 अरब डॉलर क्या है? कुल विदेशी ऋण में इतना पहली तिमाही के दौरान वृद्धि हुई थी, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखो कि जून 2023 में अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18.6%, मतलब हमारी जो जीडीपी है, सोचो कि हमके 18.6% क्या है? अपनी पूरी जीडीपी का रुपया चुकता करना। अगर हमारी जीडीपी मतलब कि 100 रुपए की है, तो हमको क्या करना है? इसमें से लगभग लगभग 19 रुपए हमको ऋण चुकाना है। यह सीधी सी बात, ठीक है। अब आइए, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, एक बार इसी को चार्ट में देख लीजिए। थोड़ा सा इधर कर दे, दिख जाएगा आप लोग को। हाँ, देखिए क्या है, कुल विदेशी ऋण कितना है? तो हमने बताया कि 629 अरब डॉलर, इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये।
अब इसमें देखो दीर्घकालिक ऋण होते हैं, कुछ जो है छोटे और कम समय के लिए ऋण होते हैं, अल्पकालिक ऋण को बोलते हैं। यह सब बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल विदेशी ऋण याद रखना, ये आपको बता दे रहा हूँ कि 505 अरब डॉलर दीर्घकालिक है और 123 क्या है, अल्पकालिक है। उसमें देखो जीडीपी कुल प्रतिशत का ये वाला आंकड़ा जरूर याद रखना कि कुछ जीडीपी का हमारा कितना प्रतिशत हमने ऋण ले रखा है, तो 18.6% हमको जीडीपी का ऋण ले रखा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद कह रहा है एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या कर दी है, मंजूरी। एयर इंडिया कौन ले लिया था, आपको पता है रतन टाटा ने ले लिया था, टाटा सन्स ले लिया था। अब उसने क्या कर दिया है कि विस्तारा एयरलाइन को भी अपने में समाहित कर लिया है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली टाटा एस आई एयरलाइंस टीएसएएल विस्तारा के विलय को क्या कर दिया, 1 सितंबर 2023 को मंजूर दे दी। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि एयर इंडिया के बेड़े में कुल 218 विमान हो गई और यह भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी भी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। 2022-23 में देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जब ऐसे आते हैं तो कई बार पूछे जाते हैं, ये बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। कह रहा है कि फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश के प्रमुख कृषिगत उपजों का अंतिम अनुमान कब आया, 18 अक्टूबर 2023 को आ गया। ठीक है, क्या इसमें याद रखना होता है, तो पहले तो यही याद रखना है कि कुल रिकॉर्ड स्तर पे तो हर बार होता है, पिछले बार से आंकड़ा हमेशा बढ़ के ही आता है। ठीक है, होता भी है। तो कितना मिलियन टन हुआ, 229.69, मतलब सीधा सीधा अगर सॉरी 329.69, अगर पहले सीधा सीधा याद रखना, कभी कभी आसपास पहले याद रख लेना चाहिए ताकि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके। तो लगभग लगभग 330 मिलियन टन। ठीक है, तो 200 200 बार बार 200 बोल रहे हैं, 329.69 तो है ही। ठीक है, तो लगभग लगभग 330 याद कर लेना। फिर कह रहा है कि पिछले वर्ष में कितना था, तो 315.62 था। इस बार कितना, तो 14.7 मिलियन टन अधिक हुआ है। कई बार स्टेटमेंट में आता है, तो यह भी नोट कर लेना कि 14.7 टन 14.07 मिलियन टन क्या हुआ, पिछले बार से अधिक होता है। जब इसको उसमें घटा दोगे तो पिछला वाला अपने आप आ ही जाएगा, तो एक याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, इधर कुछ महत्वपूर्ण है कि नहीं है, जो महत्वपूर्ण उसी को बता रहे हैं, बाकी आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। चावल का जिसमें जो अलग अलग आंकड़े आता है, तो गेहूं कितना उत्पादन हुआ, चावल कितना उत्पादन हुआ, तो गेहूं का देखो 135.76 मिलियन टन रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हुआ। एक आंकड़ा याद रखना, एक गेहूं का उत्पादन याद करना कि 110.55 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। ठीक है, और एक श्री अन्न का बहुत चर्चा में इस समय है। श्री अन्न में आपको पता है कुट्टू है, सावा है, बाजरा है, जितने भी मोटे अनाज है। 2023 को बाजरा वर्ष जो है मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया था, तो इसी को श्री अन्न कहते हैं। 17.72 मिलियन टन का अनुमानित जो है प्रोडक्शन हुआ, इसको याद रख लेना। चलिए, उसी को देखिए एक चार्ट में यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उपज कुल खाद्यान्न का कितना, इस बार वाला याद रखना है, 329.69, 14.07 क्या इतनी वृद्धि हुई है पिछले वाले से। चावल कितना हमने बताया, 135.76। गेहूं कितना बताया, 110.55, ये याद रखना। दालें 26.6, दाल भी कई बार पूछा जाता है। दाल याद है, दाल भारत का दाल जो है भारत में सबसे ज्यादा पैदा भी होता है और सबसे ज्यादा खपत भी होता है, इसलिए दाल को हमको बाहर से मंगाना भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2022-23 में देखो बागवानी के उपज के भी आंकड़े आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बागवानी के उपज के भी आंकड़े देख लो। दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कब 19 अक्टूबर को जारी कर दिया। कह रहा इस वर्ष जो टोटल बागवानी फसल है, बागवानी में से बहुत सारे आते हैं, जैसे चाय है, कहवा है, ठीक है, और कई सारे फल वाले भी जो खेती आते हैं वो सब बागवानी में आते हैं। तो कितना कुल प्रोडक्शन हुआ है, 351.92 मिलियन टन, यह भी रिकॉर्ड स्तर का ही उत्पादन हुआ। ठीक है, यह आप इतना याद कर लेना। और देखो क्या याद रखोगे आप लोग, एक मिनट, कुल बागवानी उत्पादन और बुआई देखो यहाँ दिखा रहा है कि कितना हुआ, तो यही वाला आपको याद रखना आंकड़ा कि 2022-23 में 351.92, जो हमने ऊपर आपको बता दिया। अब इसमें देखो सब्जियां हैं, बागवानी फसलें हैं, फूल है, शहद है, तमाम तरह की सब फसलें आती हैं। और इसमें अभी आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन फसलें होती हैं। एक मिनट, कहीं लिखा होगा जरूर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए है, बागवानी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उद्यान की खेती से हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। बागवानी में फलों की सब्जी, मशरूम है, कट फूल है, सजावटी फूल है,
पौधे हैं, मसाले हैं, औषधि है, मधुमक्खी पालन, मशरूम और चाय बागान, सब ये सब किसमें हॉर्टिकल्चर में शामिल किए थे। ठीक है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत क्या रेलगाड़ी परिचालन लॉन्च हुआ है। ये क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट। रीजनल मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। रैपिड मतलब क्या होता है? तेज। और ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचने के लिए रेलगाड़ी लागू की गई है। कहां पर? जो दिल्ली के एनसीआर वाले रीजन है उसके लिए। तो एनसीआर का जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, वहां पर उसके बीच तीव्र गति से यात्रा करने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का फुल फॉर्म भी याद रखना पूछ जाता है। दिल्ली मेरठ के सहीबाबाद से कहा दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर अभी ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। जबकि लक्ष्य कितने का है? तो दिल्ली से मेरठ जाएंगे तो कम से कम 82 किलोमीटर का लक्ष्य है, जो कम से कम 2025 तक शुरू होगा। लेकिन अभी चूंकि थोड़े से पार्ट शुरू कर दिया गया है, दुहाई तक, साहिब से दुहाई तक, इसलिए याद कर लेना। इसका नाम क्या दिया गया? तो नमो भारत। इतना महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग नोट कर लेना, पूछे जाने की संभावना ज्यादा है यहाँ से। फिर कह रहे हैं इसमें और कोई काम का नहीं था। 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आ गया भैया। रबी की फसल कौन कौन होती है? रबी की फसल होती है जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। यह सब क्या होते हैं? रबी के फसल होते हैं, ठीक है। जबकि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, यह सब क्या होते हैं? धान हो गया। यह सब खरीफ के फसलों में आते हैं। जायद की फसलें क्या होती है? पानी वाली फसलें से ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, सब ये सब क्या होती है? नेनुआ है। ये सब आपके जायद की फसल में आती है। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, इस बार कितना है? 2275 रुपया। यह भी पूछा जाता है कितने की वृद्धि हुई है, तो 150 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इसमें से याद उतना घटा लोगे तो पिछला अपने आप आ जाएगा, दोनों आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करेंगे तो काम बन जाएगा। कुसुम का देखो आ गया। कुसुम का न्यूनतम, जिसको सनफ्लावर भी बोलते हैं, तो देखो इसमें क्या है कि 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 5650 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5800 रुपया। तो कुसुम का याद रखना कि 5800 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रेपसीड सरसों का देख लो कितना कर दिया गया है? 5650 कर दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखो किसी और का याद रखना है मुझे। और एक मिनट रुकिए भाई, ठीक है, आ जाइए। चार्ट आपको दिखा देते हैं, चार्ट में हमने निशान लगा दिया है, उसको आप लोग प्रॉपर देख लेंगे तो काम बन जाएगा। चार्ट को एक साथ दिखा देते हैं, थोड़ा सा धीमा करके, एक मिनट, अब दिख जाएगा। पहला देखो गेहूं में क्या है, कितना हो गया भैया? 150 रुपए की वृद्धि हो गई है, 2275, बस यही आंकड़ा याद रखना, इसमें मैं निशान लगा रहा हूँ। जौ को याद रखना, 1850, 115 रुपए वृद्धि। चना का कितना? 5440, कितना? 105 रुपए वृद्धि। मसूर में 6425, 425 रुपए की वृद्धि। रेपसीड में 5650, 200 रुपए वृद्धि। ठीक है, ये तो हो गए। सनफ्लावर में हमने बता दिया कि 5800। अब देखो इसमें निशान लगाया गया है, एक गेहूं पे, एक मसूर पे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रख लीजिएगा। बकिया वो सब भी याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक ठाक से आ रहा है सन भाई। कह रहा है कि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि हो गई है, अच्छी बात है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 9 अक्टूबर 2023 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हुआ है? बढ़ गया है। और कितना? यही आंकड़ा पूछ लिया जाएगा कि 37% हो गया है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मंत्रालय की रिपोर्ट बताया गया कि देश में महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में कितनी 23% रही थी, जो बढ़ते बढ़ते इस समय कितना हो गया है? 32.8, अच्छा 21-22 में, और इस समय कितना हो गया है? बस यही वाला आंकड़ा याद रखना बस, और कोई काम का आपके नहीं था। चलिए 37% वाला आंकड़ा याद रखना। नेक्स्ट 23-24 में पहली छमाही के विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हुए हैं वो आपको बताना है। जो फॉरेन में व्यापार हुआ है उसका थोड़ा आंकड़ा देख लिया जाए भाई, क्या है। वाणिज्य मंत्रालय ही आंकड़ा जारी करेगा, जारी कर दिया। कब जारी किया? अप्रैल सितंबर का जारी किया, छमाही है। जिसमें क्या किया गया है कि जो वस्तुगत हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें गिरावट देखने को मिली, कितना? 8.77% का। वहीं हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे, जो मंगा रहे थे, उसमें भी करीब करीब 12.25% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है।
चलिए, यही सब कहानी इसमें लिखा गया है कि हमने वस्तुगत निर्यात कितने किए, 447 अरब डॉलर के हमने क्या कर दिए, निर्यात कर दी। यह आंकड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना। ओह, और क्या है, वाणिज्य मंत्रालय, एक मिनट, 2022-23 का था ये 447 अरब डॉलर के रहे थे, किंतु चालू वित्तीय वर्ष में अच्छा इस बार घट गया है, और इस बार घटे कितना हो गया, 326। हमने बताया था कि कितना परसेंट का आपका गिरावट रहा ना, यहाँ पे उसी की बात कह रहा था यहाँ पर, एक मिनट नोट कर लेना। ये देखो कितना, 12.5% क्या हुआ, हमने गिरावट दर्ज की मंगाने में, और करीब करीब 9% के आसपास हमने जो है भेजने में भी, एक्सपोर्ट करने में भी गिरावट दर्ज की। तो वही बता रहे, ये पिछला आंकड़ा है, ये वाला आंकड़ा 326.98 डॉलर के रहा। बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस ऐसे ही आपको चूंकि था सामने तुमने बता दिया, एक पूछा नहीं जाता ज्यादा ये, ठीक है। चलिए, ये देखिए, थोड़ा छोटा बड़ा करने में ना, चलिए ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। यही देखो, कह रहा है कि निर्यात यहाँ पर एक लाइन में दे दिया गया है कि ये 22-23 का आंकड़ा है, ये 23-24 का आंकड़ा है, ठीक है। और ये क्या है कि अरब डॉलर में ये क्या भैया कि कितना वृद्धि हुआ, कितना, तो आपको पता है कि दोनों में ऋणात्मक ही वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। मतलब नकारात्मक, तो निर्यात में लगभग लगभग -8.77, और आयात में 12.5% के आसपास हमने कम मंगाया, ये सामान हमने देखा। और कितना, तो 211.40, ये क्या भैया, एक्सपोर्ट है। और इंपोर्ट कितना किया भैया, 326.98। कितना घाटा गया, तो 111, इसको आप करोगे निकालोगे तो 111, 115 का आसपास हमने जो है, दोनों में बैलेंस नहीं था। क्योंकि जब किसी भी देश के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर रहेगा तभी व्यापार संतुलन माना जाता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। नहीं कि अगर, क्या हो गया है, हाँ एक मिनट, ठीक है, ये बात नोट करिएगा। नहीं तो अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तब भी, लेकिन अगर मान लो कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स टर्म है। अगर इंपोर्ट किसी सामान का आप ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट मतलब कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, कहीं से आप मंगा ज्यादा रहे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, भेजना। तो अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करो, जैसे चाइना से ज्यादा हम मंगाते हैं और भेजते कम उसको, तो यह व्यापार घाटा में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे अमेरिका से क्या करते हैं कि अमेरिका से सामान मंगाते कम है लेकिन उसको भेजते जाता है, तो हम व्यापार मतलब कि शेष में रहते हैं, यहाँ पर हमको ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो भारत इसमें अधिशेष में रहता है, जबकि अमेरिका के दृष्टिकोण से क्या होता है, व्यापार घाटा हो जाता है। लेकिन अगर अमेरिका से भी उतना ही मंगाए जितना कि हम उसको भेज सके, तो क्या होता है, व्यापार संतुलन। इसीलिए चीन के साथ हम लोग बार बार व्यापार संतुलन की बात करते हैं कि कम से कम उतना ही मंगाया जाए जितना हम चीन से लेते हैं। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमको चीन पर डिपेंडेंट रहना है। आ जाइए, सिडबी और सिडबी और एक बार बढ़ा दे क्या, सिडबी और जोकाटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। कौन सा संपूर्ण सूचकांक था, उसका नाम लॉन्च किया है, यही बात नोट करना पूछा जा सकता है, ठीक है। कि वित्तीय संस्थान के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला जो मंच है, जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर के एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, संपूर्ण, ठीक है। उसके बारे में कहीं लिखा गया कि क्या क्या वो करेगा, ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी विवाद भी छिड़ा था, क्योंकि भारत को बहुत नीचे की रैंकिंग दी गई थी, जो कि भारत सरकार के ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको खारिज कर दिया। और खारिज करने लायक रिपोर्ट था भी, क्योंकि हमसे ऊपर पाकिस्तान, सिर्फ अफगानिस्तान ही हमसे नीचे, बच्चे हमारे सभी के सभी पड़ोसी। अभी आपको श्रीलंका का पता है क्राइसिस, पाकिस्तान का पता है कि हम लोगों ने जो है स्थिति देखी ही वहां पे कितनी भयावह थी, तो कोविड के समय में, तो वो कैसे हमसे ऊपर हो गया, तो ये बात सोचने की थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 और सरकारी संगठन जर्मनी की जो है ये कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर के बनाया था। 125 देशों वाले सूचकांक में भारत का स्थान 111वां दिया गया है, जो कि कहीं से भी समझ में आने लायक नहीं थे। ये तो पुराने सूचकांक थे। 2000 देखो 21 में 101वां था, 2022 में 107वां था, अब और गिर गया है इनके अनुसार। चलिए, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे दिया हुआ है वही कि भारत के पड़ोसियों के से तुलना इनकी कर दी गई है, ठीक है। कि श्रीलंका भी ऊपर रैंकिंग में, म्यांमार भी ऊपर, नेपाल भी ऊपर, बांग्लादेश भी ऊपर, पाकिस्तान भी ऊपर। भारत का स्थान देख लो यहाँ पर है, भारत से सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान ही नीचे है। वैसे ओवरऑल कितना है, 111वीं रैंकिंग है, यहाँ पे दिखा भी है, ठीक है। 125 देशों के साथ आंकड़े हुए थे, बकिया भारत से भी नीचे ये सब देश है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिकन कंट्री है,
वो सबसे सबसे खराब स्थिति वहाँ पे है, कभी मत जाना वहाँ पे। चलो, आ जाओ। ये देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अ, इतने जो है भूख की स्थिति पर उस पे जो है सूचकांक में शामिल किया जाता है। एक होता है सबसे लो, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीरियस, एक होता है अलार्मिंग, एक होता है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो भारत किसमें है? भारत इस वाले सेक्शन में है। भारत को जो रैंकिंग दी गई तो भारत सीरियस वाले कंडीशन में है। ठीक है, सीरियस वाले 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में निकालते हैं। तो अब जो हमने बताया आपको कि चेक गणराज्य, अरे आपका जो हमने ये बताया कौन सा रिपब्लिकन कंट्री बताया ना अफ्रीका का, जो अफ्रीका का रिपब्लिकन कंट्री है उसकी स्थिति क्या है? एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाली स्थिति में है। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। चलो, भारत वाला ये ध्यान रखना था कि भारत 34 देशों में किसमें है? सीरियस वाली स्थिति में है। ये पूछा जा सकता था कि भारत को स्थिति कौन सी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। और किस किस मानक पर इन्होंने ये बनाया था? तो अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब इन्होंने चाइल्ड को फोकस करके ज्यादा बनाया था, जबकि पूरी आबादी की पूरी जनसंख्या को भी इनको आबादी का हिस्सा आधार बनाना चाहिए था। सिर्फ बच्चों को ही आधार बना करके जो है भूखमरी का सूचकांक सही एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे हिसाब से भी नहीं दे सकता था। तो इन लोगों ने खैर बना ही दिया। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 आ गया है। क्या है भैया ये? मतलब कि ब्रांड्स आपको दिख ही रहा है कि इनके जो कांतार है कंपनी है जो रिसर्च करती है, इनके अनुसार कौन सा ब्रांड ताकतवर होता है। तो ये कह रहा है डब्ल्यूपीपी की रिसर्च विंग जो कांतार है उसने 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय कंपनियों को सूची जारी की है। उसमें टीसीएस सबसे ज्यादा ब्रांड मूल्य सबसे ज्यादा, टाटा कंसल्टेंसी, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ भाई, आ रहा है कि नहीं अभी? हाँ, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। आ जाइए यहां पर देख लीजिए, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एचडीएफसी और इंफोसिस, ये 3 नंबर वाले आपको याद रखना है तीनों बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, जो कोविड के समय शुरू किया गया था 5 किलो मुफ्त राशन, उसको बढ़ा करके कब कर दिया गया है? अब भाई 2024 से 5 वर्ष बढ़ा दोगे 2029 हो जाएगा, तो बढ़ा दिया गया है। तो यही लिखा है कि 2029 तक लागू हो जाएगा। कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नाम क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अब कह रहा है कि कोविड के समय स्टार्ट की गई थी, कोविड 19 के समय 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा 5 किलो मुफ्त, मतलब 5 किलो तो जो 1 रुपया 2 रुपया आप लोग देख खरीदते थे वो तो मिलेगा ही, 5 किलो क्या होगा आपको फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यस ए बी साब भारत की प्रतिरक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात ध्यान रखना। यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस देश की कंपनी है, तो निश्चित रूप से बताएंगे कि सर स्वीडन की रक्षा कंपनी है। ये क्या नाम है? साब। ठीक है, और पहली विदेशी कंपनी बन गई कि भारत में जो है 100% एफडीआई रक्षा क्षेत्र में पाई है। ये क्या बनाएगा? तो कंधे से दागे जाने वाले, देखो ऐसे कंधे से दागे जाने वाला रॉकेट लॉन्चर बनाएगा, कंधा पे रख करके नहीं इसे छोड़ते हैं, वही। कार्ल गुस्ताफ M4 उसका नाम याद रख लेना जो सिस्टम बनेगा। कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम नई जनरेशन का निर्माण होगा, शार्प कंपनी है वही। ठीक है, ये आप जान गए। अब कह रहा है कि वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता भारत को दिया गया इस बार। ठीक है, 24 नवंबर 2023 को सरकार ने घोषणा की है कि भारत 2024 के लिए चीनी और संबंधित उत्पादों के निकाय जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत ही करेगा। बहुत बड़ी बात है। और भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी आप याद रखना। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता चीनी का कौन है? भारत है, लेकिन उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर ब्राजील जाता है। लंदन में आईएसओ की 63वीं परिषद की बैठक 2024 के संगठन के अध्यक्ष में भारत को चुन लिया गया है। यह महत्वपूर्ण था। फिर कह रहा है कि वैश्विक चीनी खपत में 15% हिस्सेदारी और चीनी उत्पाद में 20% हिस्सेदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय चीनी। ठीक है, यहाँ देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ब्राजील के बाद भारत इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
देश है या बहुत ही महत्वपूर्ण है या पूछा सकता है कि इथेनॉल उत्पादन में, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए, ब्राज़ील, यह दोनों सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल उत्पादन करते हैं। इथेनॉल जैसे कि आपका मक्का हो गया या आपका गन्ने से हो गया, इन सबों से क्या होगा, इन सबों का भी जो है, जो इन सबों से इथेनॉल मिलता है, उसको क्या करते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कच्चा तेल होता है, उसमें क्या होता है, उसकी खपत जो है, हम लोग जो कर रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, उसमें मिलाने से आपको विदेशी मुद्रा की खपत कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो इराक से, ईरान से कहीं से भी तेल मंगा रहे हैं, तो मान लो 1 बैरल तेल मिलाएँ मँगाएँ और उसमें आधा बैरल क्या कर दिए, मिला दिए। एक उदाहरण के तौर पे जो अनुपात होगा 15% 20% उतना मिला दिए, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर इतना मिला दिए तो ये हमारे पास इतना तेल हमारे पास बच गया ना, तो बस वही चीज़ है। तो इसीलिए एथेनॉल पे जोर दिया जा रहा है, ताकि एथेनॉल का जो है मिश्रण उसमें किया जा सके और कम से कम जो है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया जा सके। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान कर दिया। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह हैं, इनको भी नोट कर लेना। और देखो, अलग अलग क्षेत्र में दिया गया है। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी को दिया गया है। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया है। लौह इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान किसको दिया गया, डॉक्टर रामेश्वर शाह को दिया गया है। और युवा धातु विज्ञानी किसके दिया गया है, डॉक्टर निलोय कुंडू को दिया गया है। तो ये नोट करना इतना इंपॉर्टेंट था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी कर दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की, मतलब कि कौन सा देश में आर्थिक क्या है, स्वतंत्रता है काम करने की। तो कनाडा में जो थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उसी ने रिपोर्ट जारी किया है। उसमें 165 देशों का क्या किया, मूल्यांकन किया है। अब बात ये आती है कि तो भैया मूल्यांकन किया तो भारत की क्या स्थिति है, निश्चित रूप से यही जानना चाह रहे होंगे आप, तो ये जान लेते हैं। इस नवीनतम भारत का स्थान क्या है, 87वां रिपोर्ट है, यही से पूछी भी जाती है, तो यही जानना भी हमको चाहिए और सब जानने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर आपका ये था भारत का, उससे बहुत मतलब नहीं था। तो भैया सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सूचकांक कहाँ पर है, सबसे ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ पर है, कोई फ्रीडम, कोई भी रोक टोक नहीं है इकोनॉमिक रूप में, तो वो सिंगापुर में है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जिसके पश्चात क्रमशः देखो हांगकांग है, न्यूजीलैंड है, और स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं थी। रैंकिंग में सबसे न्यूनतम स्थान पर है वेनेजुएला में, सबसे ज्यादा वहां पर आर्थिक स्वतंत्रता की जो स्थिति खराब है, ये आप नोट कर लेना। वर्ल्ड कोड एसोसिएशन WCA का नया नाम क्या हो गया है, फ्यूचर कोल कर दिया गया है। फ्यूचर कोल मतलब भविष्य का कोयला, आप इसको कर दिया जाएगा। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट का इसका नाम, मतलब प्रेजेंट में क्यों, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा विद्युत कोल से उत्पादन की जा रही है और सबसे ज्यादा जीवाश्मों का भी दोहन हो रहा है, ईंधन का। तो ज्यादा से ज्यादातर दुनिया अभी तक, आपको पता है कि जब 28वां कोप शिखर सम्मेलन आपका हुआ था यूएई में, तो उस पर भी पर्यावरण को लेकर काफी बातचीत हुआ था। ठीक है, तो सभी लोग नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, फ्यूचर कोल, ताकि दिमाग में बैठने लगे कि अब इसको फ्यूचर का कोल बनाना है, मतलब कि इसकी ऊर्जा का खपत कम करना है। वही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। विश्व कोयला संघ WCA एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत में CIL भी इसका क्या है, सदस्य है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान ध्यान रख लीजिएगा। भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे दृष्टिकोण से नहीं था, थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड, यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए क्या किया, दूर दराज क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए, विस्तार करने के लिए भारत की पहली हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच विस्तार कर लिया है। इसका नाम क्या रखा है, जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, वही से फाइबर। देखो, एक तो फाइबर होता है आपका ब्रॉडबैंड, जो आपको तार के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। एक हो गया स्पेस फाइबर, मतलब कि आकाश से सीधे पहुंचाया जाएगा। मतलब अगर कोई पहाड़ी एरिया है या कोई से दूर दराज के गांव है जहां पर तार ले जाना संभव नहीं है, तो वहां पर कैसे नेट जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, वहां पर स्पेस के माध्यम से अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, वहां पर नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा इंटरनेट का। आपने सुना होगा इस अरुणाचल प्रदेश में पहले बैलून जो था, बैलून के माध्यम से उड़ा दिए जाते थे और उसके माध्यम से लॉन्च करके, अरे वो नेट जो है पकड़ा करके लोगों को सुविधा दे दी जाती थी। तो अब उसका ये बड़ा विस्तारित रूप है, ये बात नोट कर लेना। उसमें खर्च थोड़े कम आते थे, अब क्या है यहाँ पे भाई, जियो एक बार लॉन्च कर दिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पर है, ये जो लिखा है, इसको देखना नहीं है,
अगर आप देख रहे हैं अभी तुरंत सब्सक्राइब नहीं किए, तुरंत पहले बटन दबा दीजिए, उसके बाद आगे काम करिए। ये बात ज़रूर कर लीजिए भाई प्लीज़। चलिए, भारत में पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीज़ल ईंधन का शुरुआत कर दिया गया है। 26 अक्टूबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत कर दी है, पारादीप और पानीपत रिफाइनरी के द्वारा। यह दोनों याद रखना किसके द्वारा शुरुआत की गई है, यह पूछा सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आरईसी लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दे दिया गया है भाई। ठीक है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी सीपीएसी आरईसी लिमिटेड, ठीक है, को एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता सम्मेलन, जिसका आयोजन 23 नवंबर को किया गया था, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित कर लिया गया है, आरईसी। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, देख लीजिएगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, आरईसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट चलिए। कोई बात कह रहा है कि आरईसी के असाधारण प्रदर्शन देखते हुए इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इसे डन एंड ब्रैड स्ट्रीट पीएसयू अवार्ड्स 2023 में भी सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू का पुरस्कार मिल गया, इसलिए काफी चर्चा में था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अंकटाड क्या कह रहा है, अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आ चुकी है भाई। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ये संस्था अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड 5 जुलाई को क्या किया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी कर दिया गया। अच्छी बात है। कह रहा है कि एफडीआई में टोटल ओवरऑल एफडीआई कितना, 1295 अरब डॉलर की एफडीआई, ठीक है, में विकसित देशों में कुल इतना और विकासशील देशों में इतना इतना। ये आपको पूरा आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। यह याद रखना है कि भारत में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। यही पूछा जाता है और बार बार, और यह बार भी पूछने की संभावना है। क्या है, पिछले बार की तुलना में कम है। कितना परसेंट, 11% स्टेटमेंट बना सकता है कि 11% क्या हुआ है, इस बार कम हुआ है। पिछले बार कितना था, तो 55 अरब डॉलर। फिर कह रहा है कि रिपोर्ट में ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चलो, इससे बहुत काम का नहीं था। और क्या है, देखो, जहां तक 80% ज्यादा एफडीआई गया, उन्हें कहा का, भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब चीजें, ये सब देशों में ज्यादातर गया। आइए यहाँ पे काम की चीज हम लोग पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पे काम का था, बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सिंगापुर देखना कि सबसे ज्यादा इसमें एफडीआई मिली है, तो सिंगापुर क्या है, पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा 141 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त करने वाला जो है सर्वोच्च जो है देश बन गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी वही होगा। एशिया की बात कर रहा है, एशिया में सिंगापुर। तो देखो, अब ओवरऑल की बात यहाँ पर दिखाया है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में कौन है, अमेरिका। कंफ्यूज मत होना, सिंगापुर एशिया की बात कर रहा, सिंगापुर एशिया में पहले स्थान पर है। उसके बाद देखो, अमेरिका पहले स्थान ओवरऑल, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। सिंगापुर को वर्ल्ड में भी तीसरे स्थान पर आ जाता है। और भारत का स्थान देख लो कि भारत का स्थान 49 अरब डॉलर के साथ कौन सा 8वां स्थान। कौन कौन इंपॉर्टेंट था सर, अमेरिका इंपॉर्टेंट था, चीन इंपॉर्टेंट था, सिंगापुर इंपॉर्टेंट था, कभी बार क्रम लगाने के लिए आता है, और भारत का इंपॉर्टेंट था। चलिए, शीर्ष एफडीआई वाह प्रवाह वाले देश, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, आप पढ़ लीजिएगा, देखना होगा। तो इसमें भी अमेरिका, जापान और चीन। ठीक है, भारत का इसमें स्थान बहुत पीछे है, 20वां स्थान पर। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जारी कर दिया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जुलाई में जारी किया गया था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह बताया कितने लोग बाहर निकले गरीबी से। ठीक है, तो यही सब चीजें बताई जाएंगी। 15 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया है। कई बार डेट भी पूछ लेता है, तो नोट कर लेना, चूंकि नीति आयोग ने जारी किया है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा। कह रहा है कि नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 19-20 के बीच 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोग क्या है, गरीबी से मुक्त हो गए हैं। यही आंकड़ा सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि कब, 15-16 से लेकर के 19 से 21 तक का आंकड़ा दिखा रहा है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोग गरीब से मुक्त हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है, ये सब कहानी पढ़ लीजिएगा। और 15-16 से 19 से 21 के दौरान गरीबी में 32.59% घट करके कितना हो गया है, मात्र 19.28% रह गया है। और शहरी गरीबी में इतना परसेंट रह गया घट घटा के। ठीक है, यह 36 राज्य और 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी आंकड़ों पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, गरीबी कम हो रही है। तो
चलिए, यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबों की हिस्सेदारी 15-16 से 24.85% से घट गई है। अब कितना हो गई है? 14.96 परसेंटेज भी याद रखना, अगर परसेंटेज पूछे तब भी कितने लोग बाहर हुए गरीबी से, तो तब भी आंकड़ा भी। फिर उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो कह रहा नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है। यह भी नोट कर लेना। अब देखो बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य अभी कौन बने हुए हैं शीर्ष पर? तो बिहार शीर्ष पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, मेघालय तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे तो यह बता देना, चौथे स्थान पर है सर, पहले स्थान पर कौन है? बिहार है। पिछले दिनों जारी ग्लोबल एमपीआई जो ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जारी गई थे 109 देशों में, उसमें भारत का 66वां स्थान पर था गरीबी के मामले में। यह भी नोट कर लेना, 2021 की बात कह रहा था, सिर्फ आंकड़ा मिलाने की बात कही गई थी। यह सूचकांक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जीवन स्तर के आधार पर यह बनाया गया। बढ़िया था, इसको नोट कर लेना। निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी का मतलब क्या होता है? अभी हमने बात किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट। भैया एक्सपोर्ट मतलब भेज रहे हैं, इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, तो निर्यात करने की तैयारी किया जाएगा, तो उसी का सूचकांक आया है। तो आइए देख लिया जाए। नीति आयोग ने ही जारी किया है 2022 में। क्या हुआ भाई? चल रहा है ना सब कुछ? ठीक है, 23 से आया है। देखो इसमें वन लाइनर भी मैंने पूरा कवर करा दिया है, आपको बार बार इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। नीचे लास्ट में आपको वन लाइनर मिलेंगे, इसे छोड़ के वीडियो जाने की जरूरत नहीं, पूरा प्रॉपर देख लीजिएगा एक बार देख रहे हैं तो। सूचकांक के लिए देश के सभी 36 राज्य और 4 श्रेणी है। इसमें भी देखो तटीय राज्य जो आपका अभिमता लैंडलॉक भूमिबद्ध, हिमालयी पहाड़ी वाले और केंद्र शासित के रूप में बांटा गया है। ठीक है, 0 से 100 दे दिया गया था। अब देखो ईपीआई 2022 के प्रमुख बिंदु देख लिया जाए, तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन रहा? तो इसमें तमिलनाडु रहा। ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन रहा? और इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। फिर कह रहा कि पहाड़ियों में कौन सा था? उत्तराखंड शीर्ष पे था। स्थल रुत में चलेंगे तो हरियाणा था। और उत्तर प्रदेश का स्थान भी नोट कर लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। इसमें कौन सा? उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, छोटे राज्यों में अगर चल रहे हैं तो गोवा क्या है? पहले स्थान पर आ जाएगा। बस इतना अगर आप आंकड़ा याद रख लेते हैं, जो कि मैंने आधा तो वैसे ही काट देता हूँ जो नेसेसरी रहता है, तो आपका भार ऐसे ही कम हो जाता है। बकिया जो स्वतंत्र है पढ़ने वाले लोग खूब पढ़े। चलिए, अब ये सब चीजें क्लियर हो गई। देखो यहीं पर दिया है ईपीआई इंडेक्स दे दिया, यहाँ पर तमिलनाडु पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक वाले में देखो 7वें नंबर पे चला जाता है। बाकी सब अलग अलग जो 36 का यहाँ पे लिस्ट दिया गया होगा सबसे लास्ट में, और वहां पर कैटेगराइज भी दे दिया था। तो हिमालयी, लैंडलॉक और आपका तटीय और केंद्र शासित, सबका अलग अलग देख लेना, सबका अलग अलग बता भी दिया। ठीक है, अब कुछ और बचा इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं बचा होना चाहिए। हाँ, एक और था, एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया है। यह पूछा जा सकता है। आवास वित्त क्षेत्र की निगम क्षेत्रीय कंपनी है कौन सा? एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक में हो गया, उसको बदल दिया गया एचडीएफसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा था कि एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया है। ठीक है, एचडीएफसी बोर्ड की अंतिम सहमति, ये सब कहानी है, आप पढ़ लेना, कोई मतलब है नहीं इसका। चलो, अब आ जाइए वन लाइनर वाले पे आ जाते हैं। देखो ये सब चीजें हो चुकी थी ना इसके पहले, अगर कोई बच्चा पहला वाला सेशन देखा होगा तो ये पुराना हमने स्कैन किया, इतना आ गया है, ये सब पहले हो चुका था। ठीक है, अब एक लाइन थोड़ा सा धीमा करेंगे, मतलब थोड़ा सा एक छोटा करेंगे, ताकि एक बार में पूरा आ जाए, तो हम लोग अच्छे से पढ़ लें। देखिए आ रहा है कि नहीं? दिक्कत किसी को हो रही है इसमें? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लग रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, अब शायद हो जाए। चलिए अब ठीक है। कह रहा है कि ये सब हमने पूरा पढ़ लिया था अच्छे से। आर्थिक वाले शुरुआत करना, चूंकि आर्थिक हम लोग पढ़ रहे हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण था, याद रखना, जिस पर स्टार्ट लगा है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जिस पर यह भी लगे, यह भी जान लीजिए, हो सकता आ जाए, लेकिन जिस पर स्टार लगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी? यह इंपॉर्टेंट स्टार भूल गया था, 337 मिलियन का, क्योंकि इस पर काफी बातचीत भी हुआ है। दिसंबर 2023 में
विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन मामले में बातचीत हो चुका है। देखो अब कितना आसान हो जाता है जब आप पहले मेन चीज पढ़ लो तो कितना हो जाएगा 125 बिलियन डॉलर। ठीक है, शीर्ष पर। इस मामले में मैक्सिको हमने बताया कि पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर फिलीपींस, पहले स्थान पर भारत हमने देख ही लिया। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यह भी महत्वपूर्ण था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है? तो तेलंगाना की तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक। ठीक है। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एबिसंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति एक वर्ष में कितने प्रतिशत कमी दिखाई गई है? मतलब इस बार कमी हुई है लगभग 11% के आसपास। और इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 हो गई है और उनकी संपत्ति भी घटी। ये अरबपति नोट करना पूछा जा सकता है। नवंबर 2023 में महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% की वृद्धि के साथ कितना, यह भी पूछा जाता है, कई बार आकर डायरेक्ट पूछ लेता है कितना कलेक्शन 1.68 लाख करोड़। वह स्कीम जिसने हाल ही में कारपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीत लिया है, यह भी बातचीत हुआ है एचडीएफसी लाइफ। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना पहले 6% जो अनुमान था उसको संशोधित करके और बढ़ा दिया है 6.4। S&P बहुत बड़ी रेटिंग कंपनी है विश्व की, इसको नोट कर लेना। ठीक है। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग, यह भी डिस्कशन हमने किया था जब हम राज्य वाला पढ़ा रहे थे। 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक ने भारत की कितना अनुमानित अर्थव्यवस्था को जो है प्रतिशत अनुमान किया है? तो 7%, यह भी आरबीआई के द्वारा, जबकि 6.4 किसके द्वारा? S&P के द्वारा। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है 615.97। कई बार पूछ लेता है, ना याद रहे तो 616 तो जरूर याद रख लेना, 616। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को, यह भी हमने बातचीत किया, कौन? RITES और उसके बाद इरकॉन था, राइट्स और इरकान, यहाँ पे आप देख लेना। कह रहा है कि 2023 में जारी रैंकिंग, जो यूनिकॉर्न की रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें बताया कि एक तो यही पूछ सकता है कितने, 72, और के साथ भारत की रैंकिंग विश्व में कितनी थी? टोटल तीसरे स्थान पर थी। पहले स्थान पर कौन था? तो अमेरिका था। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में इंफोसिस कौन सा था? भारत में 64वां स्थान ओवरऑल में था, लेकिन भारत में पहले स्थान पर था, यह भी सही था। उसके बाद देखो ये सब अन्य कंपनियां थी। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर की सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बेंगलुरु में, यह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट था। जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है जकोटा। MSME आर्थिक गतिविधियों सूचकांक संपूर्ण, यह भी हमने बात किया। ठीक है, किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ऊपर बातचीत हुआ भी था। नवंबर 2023 में किसी आरबीआई कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में थीम क्या थी? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वेरी गुड, मतलब भारत में ही बनाओ और विश्व में भी उसको क्या करो, भेज दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को हमने कहा कि विस्तार करके 2028 ने 2029 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, यह नोट कर लेना, ऊपर हमने पढ़ा था भी। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह अडानी, आपको पता है अडानी को पोर्ट दे दिया गया है लीज पर। भारत ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? तो इंडस पे स्टोर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की? धान की, महत्वपूर्ण थी। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात किया था 111। FATA वाला बात हमने किया था कि ग्रे लिस्ट से बाहर किसको कर दिया गया है? अल्बानिया को। और भी 3-4 था, उसको आप नोट कर लीजिएगा, किसको शामिल किया गया इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी किया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को, महत्वपूर्ण था। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए की सौदा किया? तो BEL
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। कट तो नहीं रहा ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र था। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन विस्तारित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन बैंक को। यह भी इंपॉर्टेंट था। 14 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति घोषणा की? बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की फिर से अफीम उगाइए, पैदा करिए, ठीक है। 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अब तक बढ़ाने की घोषणा कर दी, तो 25-26 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी दुनिया की 54 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडवांस इंडेक्स 2023 में एक स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को ही मिला है। इंपॉर्टेंट था। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा बॉलीवुड अभिनेता यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया पंकज त्रिपाठी को। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। करा विश्व जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ठीक है, इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BAA2 रैंकिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कारपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक, यह भी ऊपर बातचीत हुआ था। एचडीएफसी लाइफ, देखो जब डिटेल आप पढ़ लेते हो तो फिर ऑनलाइन में बड़े आसान हो जाते हैं, इसलिए क्रम यही रहना ही चाहिए। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजना के लिए 100% एफडीआई? तो ये हमने बताया था, साब स्वीडन की है। क्या बनाएगी? तो इसे कंधे पर रखकर दागने वाला तोप बनाएगी। अब उसका नाम भी याद रखना, ऊपर मैंने बताया। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त में लॉन्च किया? SCIR प्राइमा ET11 को लॉन्च किया। अक्टूबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पहुंच गई? ये भी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। 4 ट्रिलियन को पार कर गई ये पहली बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना की शुरू की है? तो असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पौंडीचेरी में, दमन में, दादर नागर हवेली में। मेरा बिल मेरा अधिकार किससे संबंधित है? जीएसटी से। किन राज्यों में नहीं किया गया है, यह पूछा जा सकता है, इसलिए इन नामों का नाम याद रखना, तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय ब्राह्मणी नदी के बारे में जब हम बताए थे, भी आपको यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था हमने, जब वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की नदियां, तो हमने बताया था कि जो ब्राह्मणी नदी है 2 नदियों से मिलकर बनी है, शंख और कोयल। शंख और कोयल, तो ये चीजें हैं। और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल खाड़ी में। सब हो चुका है बात। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग? शक्तिकांत दास को, यह भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जब पढ़ थे राष्ट्रीय वाला। तो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? RCF, हमने बताया था, रूरल आपका क्या, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, हाँ, ठीक है। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? कार्निंग इंक ने। जापान की पहली हिताची कंपनी की सहायक वो भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI के साथ मिलकर के क्या किया? यूपीआई ATM 5 सितंबर में लॉन्च किया गया। हितैची पेमेंट सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ की है? जापान की है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, यह भी महत्वपूर्ण था। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 87वां था। सबसे नंबर 1 पर कौन था? तो सिंगापुर था, ये हमने बताया था। वेनेजुएला क्या थी? सबसे खराब स्थिति में था। ये सब चीजें हो चुकी थी। सितंबर 2023 में किस मैन्युफैक्चरिंग फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड महत्वपूर्ण था। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड टॉप 75 हमने बताया TCS, ऊपर बातचीत हो चुका है। नवंबर 2023 में
आईएसआर ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च को किस नाम से विकसित किया है? चंद्रा के नाम से। 11 से 14 दिसंबर 2023 को 27वें विश्व निवेश सम्मेलन डब्ल्यूआईसी द्वारा कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे पूछ लेगा कि 27वां जो निवेश विश्व निवेश सम्मेलन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हुआ है 27वां कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया, कहाँ पर? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल किस किस्म को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गैर बासमती सफेद चावल। ठीक है, जो गैर बासमती मतलब बासमती नहीं होना चाहिए, अन्य जो सफेद चावल, इससे क्यों ऐसा किया गया है? जब लगता है भारत सरकार की उपज हमारे यहाँ कम हुआ है तो निर्यात प्रतिबंध कर देती है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को 14वीं रत्न, ये सब बातें आप हो चुके हैं। ठीक है, और 15वीं 16वीं मैंने बता दिया है। 14वीं ओएनजीसी है और 2 हमने बताया रेलवे विभाग वाली हो गई, कुल 16 हो गई। अगस्त 2013 में देखो 13वीं कौन सी थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। 15वीं 16वीं 13वीं 14वीं 15वीं सब याद रख लेना। 11 को किस पड़ोसी देश ने रुपए में द्विपक्षीय, अभी महत्वपूर्ण था, बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है कि हम रुपया में उनको भुगतान करेंगे और वो अपने टका में हमको भुगतान करेंगे। ठीक है, उनकी मुद्रा टका ही तो है, तो टका वो हमको देंगे, रुपया हमको देंगे, ये बात नोट कर लेना। तो उससे क्या होगा कि डॉलर का जो है खपत कम होगा। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? एचडीएफसी। अब देखो ये पुरस्कार तो हमने करा ही चुके हैं, अर्थव्यवस्था वाले सारे सेशन कंप्लीट हो गए, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, उससे एक एस्पायरेशन मिलता है। और चूंकि इतना मेहनत से बनाया जा रहा है तो लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगले भी सेशन को बनाने के लिए उतनी ही एनर्जी से आदमी काम करता है, पहली बात। और दूसरा, नए हैं तो इसको क्या करना है? सब्सक्राइब अवश्य कर देना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। ठीक है, ताकि ये चैनल आप उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, जो वास्तव में अच्छे कंटेंट से वंचित रह जाते हैं। तो उनको अच्छे कंटेंट तो मिलेंगे ही, देखो अच्छे कंटेंट तो मिलेंगे ही, अच्छे कंटेंट तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ क्या मिलेंगे? सही और सही। सही का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उतना ही जितना आपको पढ़ना है, मतलब कि क्या छोड़ना है यह भी आपको जानना जरूरी है। ज्यादातर हमारा फोकस उसी पर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब समय कम बचा, आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। इसका मात्र एक पार्ट और आएगा, उसमें यूपी स्पेशल होगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा घटना सार बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।